Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. Welcome to your own channel Chemistry for MDCAT. तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री एफएससी का कोर्स और इसमें पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। आज जो हम इसका चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यील्ड ऑफ द रिएक्शन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये हम थोड़ा सा डेफिनीशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यील्ड कहते हैं किसे हैं, यील्ड ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है। तो यील्ड हम उसके प्रोडक्ट को कहते हैं। कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, उससे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट का बनना है दैट इज़ यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन जो चीज़ दे रहा है, तो जो वो दे रहा है वो प्रोडक्ट है ना। ठीक है, सो डेफिनेशन इसकी हम कैसे लिखेंगे। द यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने कोई नॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लिए, उनका रिएक्शन कराया, और जो हमें रिज़ल्ट में जो चीज़ मिली, जो प्रोडक्ट मिला, तो उसको हम इस रिएक्शन का यील्ड कहते हैं। ठीक है, ऑब्टेनेबल जो चीज़ है। अच्छा, फिर इसके टाइप्स हैं, इसके 2 टाइप्स मेजर। इसके मेन जो टाइप्स है वो कितने हैं, 2 हैं। एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और एक को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अब ये दोनों क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, नेम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि थ्योरेटिकल हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि प्रैक्टिकल ना हो, जो थ्योरी पे बेस्ड हो। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यानी हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखा, उसके बेस पे हमने कैलकुलेशन की कि इतने मोल्स ये रिएक्टेंट हो गया, इतने मोल्स ये रिएक्टेंट हो गया, तो इतने मोल्स हमें प्रोडक्ट के मिलेंगे। तो ये जो हमने थ्योरेटिकली एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी निकाली है, जो रिएक्शन का एक यील्ड निकाला है, प्रोडक्ट को खुद कैलकुलेट किया है। ठीक है, मैथमेटिकली, तो हम इसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अच्छा, अब एक्चुअल यील्ड क्या है, तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअल यील्ड का मतलब ये है कि जो चीज़ असल में हमें मिल जाए, जो प्रोडक्ट हमें प्रैक्टिस के थ्रू एक्चुअली जो है वो ऑब्टेन हो, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, कैलकुलेशंस तो हमने की ना, अब हम उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज़ लेंगे सब रिएक्टेंट्स की, उनका हम कराएंगे रिएक्शन। अब रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रैक्टिकली जो हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, या हम उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्टेन हुआ है। या हम उसको कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल यील्ड है, हमने प्रैक्टिकली इसको ऑब्टेन किया है। अच्छा, तो इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि जैसे हमने लिया कि 2 मोल्स मेरे पास, लेट्स सपोज़, मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि 2 मोल्स मैंने लिया नाइट्रोजन। ठीक है, 2 मोल्स, या हम कह सकते हैं 2 लीटर्स। ठीक है, चूँकि ये गैस है, हमने 2 लीटर्स लिया, किसके, नाइट्रोजन गैस के। लेट्स सपोज़ हमने साथ में लिया 3 लीटर्स या 4 या जितने भी हैं हाइड्रोजन गैस के, और हम कहते हैं कि हमें अमोनिया मिलेगा। लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि इससे, अगर यूँ ही मैं बात करूँ ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के उस पे पर्सपेक्टिव के अलावा, कि अगर मैं कहूँ कि इससे मुझे मिलेंगे 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो अगर मैं, या चलो हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही लिख देते हैं, किस तरह होगा कि हमने लिया लेट सपोज़ 1 लीटर हमने लिया क्या, नाइट्रोजन गैस, और हमने क्या लिया, 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हम कहते हैं कि इससे हमारे पास क्या बनेगा, 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, क्या बनेंगे हमारे पास,
2 लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस, यानी इसका इतना वॉल्यूम बनेगा, या 2 डेसीमीटर क्यूब, या जो भी आप कहते हैं। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने जो कैलकुलेशन की, ये तो हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया कि अगर हम इतनी क्वांटिटी में लें तो इतने बनेंगे, हमारे पास इतनी क्वांटिटी में लें तो इतने बनेंगे। ये जो हमने थ्योरेटिकली थ्योरी के बेस पे कैलकुलेशन की, इसको हम कहते हैं कि ये जो 2 मोल ऑफ अमोनिया है, ये क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। हमने सोचा, हमने कैलकुलेट किया कि इतना मिलना चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी इतना मिलता है? तो ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली भी एक्चुअल यील्ड जो है वो थियोरेटिकल यील्ड के बराबर हो, बल्कि बहुत कम ऐसा होता है। बल्कि आइडियली, प्रैक्टिकली ये आइडियल कंडीशंस रेयरली पॉसिबल हैं, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई रिएक्शन, तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो आइडियल जो चीज़ होती है वो तो 100% होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है या एक्सपेरिमेंटली हम वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें थेरेटिकल कैलकुलेशन की जितनी वैल्यू नहीं आती। ठीक है, और वो क्यों नहीं आती, क्यों हमेशा एक्चुअल यील्ड थेरेटिकल यील्ड से कम होता है? तो इसके कुछ रीजंस है। वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थेरेटिकल यील्ड। तो इसके कुछ रीजंस हैं। क्या हो सकते हैं वो रीजंस? एक तो रीज़न ये हो सकता है कि जो हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, वो कंप्लीशन तक नहीं गया हो। ठीक है, यानी कुछ रिएक्टेंट्स अनरिएक्टेड रह गए हों। हमने लिए तो पूरे कैलकुलेशन तो हमने सही की, हमने वेट भी सही लिया, हमने उसको जो है रिएक्शन कंडीशंस भी सही दिए, लेकिन पॉसिबल है कि उसमें कुछ रिएक्टेंट्स अनरिएक्टेड रह जाएं, तो फिर हमें वो जो आइडियल अमाउंट है वो नहीं मिलेगी। दूसरा रीज़न ये कि रिएक्टेंट्स में हैव लॉस्ट इन द साइड रिएक्शन। हो सकता है कि जो हमारा मेजर टारगेट प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट बन जाए, कोई साइड रिएक्शन हो जाए, तो उसमें वो रिएक्टेंट्स वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाती है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैकेनिकल लॉस मीन, या हम इसको कहते हैं ह्यूमन एरर, कि हम मेजरमेंट के दौरान कोई मिस्टेक कर दें, कम या ज़्यादा कर दें उसको, या हैंडलिंग के दौरान उसको प्यूरिफाई करते हुए, उसको जो है तो क्रिस्टलाइजेशन करते हुए, या कोई भी उसके डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो हर एक स्टेप में हो सकता है कुछ रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट है वो लॉस हो जाए मैकेनिकल वेस के थ्रू, ह्यूमन एरर की वजह से। तो इस वजह से भी एक्चुअल यील्ड थेरेटिकल यील्ड से कम आ जाता है। और आखिरी रीज़न क्या है कि रिएक्शन कंडीशंस में हो सकता है कि कोई डिस्टरबेंस आ जाए। जैसे हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना था 100 डिग्री सेल्सियस और वो 95 हो गया, या हमने प्रेशर को रखना था 1 एटमॉस्फेयर और वो कम या ज़्यादा हो गया। तो इस तरह रिएक्शन कंडीशंस के भी डिस्टर्ब होने से जो यील्ड है उस पर असर पड़ता है, वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? तो ये सारी रीजंस हैं कि या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। इस वजह से एक्चुअल यील्ड आइडियल वैल्यू तक नहीं पहुंचता। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे एक नोट में लिखी गई है, इसको देख लें, इसको याद रखें, जहन में बैठा दें कि थ्योरेटिकल यील्ड, जब भी हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम क्या, किस चीज़ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे? वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे, उसको प्रॉपर बैलेंस करेंगे कि रिएक्टेंट्स के कितने कितने मोल्स, कितने कितने ग्राम्स में ले रहे हैं, लीटर जो भी है, तो उसका कितना अमाउंट चाहिए होगा प्रोडक्ट को उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक्चुअल यील्ड को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें
कंफर्म पहले से नहीं होता कि ज़रूर हमें इतना प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया ना कि कुछ एरर्स आ सकती हैं कैलकुलेशंस में, हैंडलिंग में, तो उसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो सकता है, बल्कि हो जाता है, हमेशा होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये बात याद रखें। आपको जब भी एमडीकेट के क्वेश्चंस आएंगे या किसी भी टेस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ज़रूर आते हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनाता है, क्योंकि ये जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है ना कि आप थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हो, फिर उसको एक्चुअल यील्ड से और परसेंटेज यील्ड से कैसे कंपेयर करते हो, तो आंसर निकालने में थोड़ा आपको जहन लगाना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है। आपके एमडीकेट 2025 के टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन दिया है, जो कि लास्ट में मैं आपको दूंगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे पॉइंट याद रखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम कौन सा यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड नहीं कर सकते, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करोगे और एक्चुअल यील्ड दिया होगा। हाँ, अगर कभी एक्चुअल यील्ड ना दिया हो तो फिर आपके पास परसेंटेज और थ्योरेटिकल यील्ड मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको अब आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अच्छा जी, नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड। अब जो परसेंटेज यील्ड है, ये यील्ड की बेसिक टाइप नहीं है। असल में ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की रेशो है, ठीक है। द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड, यानी एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करने से और 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये जो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है, ये हमें बताती है रिएक्शन की एफिशिएंसी। रिएक्शन की हमें क्या बताती है? एफिशिएंसी बताती है कोई कोई रिएक्शन कितना सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एक रिएक्शन में यील्ड जो है, प्रोडक्ट जो है, वो कितना ज़्यादा या कम बनेगा, एफिशिएंसी रिएक्शन की क्या होगी। तो आपको मैथ्स का ये रूल तो पता होगा कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो, डी नोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, तो जो प्रोडक्ट आता, जो वैल्यू आंसर में आती है, वो क्या होती है? हायर होती है, ठीक है। वैल्यू क्या होती है? हायर होती है। कब? जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक्चुअल यील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो, थ्योरेटिकल यील्ड की कम हो, तो जो आंसर आएगा, जो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू आएगी, वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिएक्शन है सक्सेसफुल है काफ़ी हद तक। जितनी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा आएगी, परसेंटेज यील्ड की वैल्यू, उतना ही इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या है, वो सक्सेसफुल रहा है, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल यील्ड क्या है? जो हमें एक्चुअल में रियल में प्रोडक्ट मिला ना, तो अगर वो रियल में मिलने वाला प्रोडक्ट उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो परसेंटेज यील्ड की भी अमाउंट जो है वो नंबर वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमें ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कम है, हमने जो रिएक्शन परफॉर्म किया, जब थ्योरी कैलकुलेट की तो वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस रिएक्शन को परफॉर्म किया तो एक्चुअल यील्ड कम मिला। तो जब ये न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, एक्चुअल यील्ड कम होगा, तो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्या है ये? ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। हमने कैलकुलेशन उस तरह से की थी कि ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो प्रैक्टिकली आया वो कम आया। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज यील्ड हमें क्या बता रहा है? रिएक्शन की एफिशिएंसी बता रहा है कि क्या ये रिएक्शन सक्सेसफुल रहा, ज़्यादा एफिशिएंसी थी इसकी या कम एफिशिएंसी थी, ठीक है। तो ये परसेंटेज यील्ड का काम जो है वो इतना है कि ये हमें बताता है क्या चीज़? एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और फार्मूला इसका यही है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपको क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। अच्छा, अब आए ज़रा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरह थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, और कभी कभी कुछ केसेस में कैसे हम एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आ जाए, एग्जांपल 1 है, ये किस के लिए है?
थेरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कि हम किस तरह थेरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कुछ डेटा गिवन हो। अब डेटा क्या गिवन है, व्हेन 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम was heated in excess of oxygen, calculate the theoretical yield of magnesium oxide। अगर आप 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये चीज़ कितना 1.29 ग्राम, इसको आपने हीट किया ऑक्सीजन के एक्सेस में, फ्री ऑक्सीजन में, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा कितना बनेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू गिवन है और वो किसकी है, मैग्नीशियम की, और कितनी है 1.92 ग्राम। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको मास इन ग्राम को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप जाके पिछली वीडियोस को देख लें, उसमें हमने बहुत डिटेल के साथ ये चीज़ें करवाई हैं, और आई होप कि अगर आप वो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले से पता होगा कि अगर मैं सिर्फ कह भी दूँ कि इसको मोल में कन्वर्ट करें या कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले वो देख लें। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, मास इन ग्राम को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स में, और फार्मूला उसके लिए हमारे पास कौन सा है, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कितना मास दिया है मैग्नीशियम का, 1.92 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना है 24 ग्राम पर मोल। अच्छा, इस वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और ग्राम ग्राम के साथ कट हो जाएगा, जब पर मोल ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। और कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.08। ये किसके मोल्स हैं, मैग्नीशियम के मोल्स हैं। ठीक है, 0.08 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, हमें उसका मास दिया था ना, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि मास दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोल पे ही हम कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, मास पे नहीं कर सकते। समझ आ गई बात। अच्छा, तो ये हो गए मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ मोल्स। अब हमने इस मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ मोल को कन्वर्ट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ़ मोल्स में, और मैंने आपको बताया था कि जब एक नंबर ऑफ़ मोल को दूसरे स्पीशी के नंबर ऑफ़ मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे, और हेल्प कहाँ से लेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इससे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया, वो जो नोट लिखा गया था कि theoretical yield कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब याद आया कि theoretical yield को हम किधर से कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो अब कर रहे हैं ना, पहले मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट किए, अब इसी मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ मोल को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ़ मोल में कन्वर्ट करने लगे हैं, ताकि क्या मालूम करें, ताकि इसका थेरेटिकल यील्ड मालूम करें। ठीक है, तो आए ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, कन्वर्जन फैक्टर ये रहा। अच्छा, अब नाउ अप्लाई कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि एक स्पीशीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स को दूसरे के साथ कंपेयर करके कन्वर्ट कर देना, और किसके थ्रू, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेके। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ है, पिछली वीडियोस जाके देख ले, सारी की सारी अभी तक जो हमने इक्वेशंस और जो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व की हैं उसमें कन्वर्जन फैक्टर का बार बार यूज़ किया है और डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, तो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये रहा 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल के बराबर है, तो 2 के। तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रहा। अब अब हमने क्या करना होता है, हमने फिर करना होता है ये काम कि हम डिवाइड कर देते हैं जो वैल्यू अननोन है। ठीक है, जो वैल्यू अननोन है उसको डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू पे जो कि नोन है, और इसको हम लेफ़्ट पे किसको लिखते हैं, राइट पे किसको लिखते हैं, ये भी मैंने उस वीडियोस में बताया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे हम उस स्पीशीज़ के नंबर ऑफ मोल लिखते हैं जो कि नॉन हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो। लेकिन लेफ़्ट साइड पे कौन सा होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नॉन है, तो मैग्नीशियम के नॉन है, और जिसके अननोन है तो उसको राइट साइड पे लिखेंगे। फिर इस राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, ये 2 रहा, इस 2 को डिवाइड करेंगे इस 2 के ऊपर। अभी तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं ना,
तो कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों डिफरेंट होती हैं, जैसे इधर एक मैग्नीशियम के साथ 2 है लेकिन ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो अगर इधर ऑक्सीजन होता तो फिर वैल्यू डिफरेंट आती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन आपने ज़रूर करनी है। तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय गिवन नंबर ऑफ मोल, और वो मोल कितने थे जो अभी हमने कैलकुलेट किए, 0.08। तो 2/2 मल्टीप्लाई 0.08 कितना आ गया, 0.08 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में आपको मास दिया था किसका, मैग्नीशियम का। तो आपने भी जवाब में, आंसर में थ्योरेटिकल यील्ड किस चीज़ में देनी है, ग्राम्स में। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम। यहाँ पे क्या आया, मोल। ठीक है, तो अब आपने इसको सिंपली मोल से मास में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करना है जो अभी तक हम और वीडियोस में, लेक्चर्स में यूज़ करते आ रहे हैं और टॉपिक्स में, कि मोल मोल से मास में कन्वर्ट करना हो या मास से मोल में। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मोलर मास पता है। अब ये मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मास या थ्योरेटिकल यील्ड इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में थी, तो यहाँ पे किस में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। सही है, तो हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, किसको, नंबर ऑफ मोल्स को और मोलर मास को। अगर मोलर मास कैलकुलेशन भी आपको नहीं आती तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री हैं। उसके हवाले से मैंने वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप देख लेंगे किस तरह ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम होगा। अच्छा, तो 0.08 मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास क्या आ जाएगी वैल्यू, 3.2 ग्राम्स। ये ही 3.2 ग्राम क्या है, ये थियोरेटिकल यील्ड है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, हमने इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया। और इस इक्वेशन से हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, या तो प्रैक्टिकली करेंगे, और दूसरी बात ये याद रखें कि या तो उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो वैल्यू गिवन होगी पहले से, या हम उसको तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब थ्योरेटिकल भी नोन हो, थ्योरेटिकल यील्ड भी नोन हो, और जब आपको परसेंटेज यील्ड भी नोन हो। जब दोनों नोन हो तो फिर हम एक्चुअल यील्ड को इन दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अलग से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। याद रखें ये बात। अच्छा जी, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हीटिंग 24.8 grams of copper carbonate in a crucible produced 13.9 grams of cupric oxide, या simply copper oxide. What is the percentage yield of copper oxide? पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर ले कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसको हीट किया तो क्या बना, क्या प्रोड्यूस किया उसने, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट कौन हुआ, रिएक्टेंट कॉपर कार्बोनेट हुआ, प्रोडक्ट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ। ठीक है, मालूम क्या चीज़ करनी है, मालूम करना है हमें परसेंटेज यील्ड। तो अगर आपको पिछला वाला फॉर्मूला पता हो, चले मैं ज़रा दिखा देती हूँ आपको पिछला वाला फॉर्मूला, कि अगर परसेंटेज यील्ड मालूम करनी हो, ये रहा, अगर परसेंटेज यील्ड मालूम करनी हो तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल यील्ड का पता होना चाहिए और थ्योरेटिकल यील्ड का पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ अब जब हमें पता हो तब हम परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए कि हमें इस रिएक्शन इक्वेशन में किस चीज़ की वैल्यू दी गई है। तो आपको क्या दिया है कि जो रिएक्टेंट है हमने उसका कितना अमाउंट लिया, 24.8 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा, हमें प्रोडक्ट के कितने का कितना मास मिला, 13.9 ग्राम। इसका मतलब है कि जो चीज़ ऑलरेडी गिवन हो वो कौन सा यील्ड होता है, वो एक्चुअल यील्ड होता है।
ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इनको कितना प्रोडक्ट मिला, 13.9 ग्राम्स। तो ये कौन सा यील्ड हुआ, ये एक्चुअल यील्ड हुआ। हमें जो मालूम करना है वो कौन सा है, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम करेंगे, फिर उसको एक्चुअल यील्ड के साथ उसका रेशो लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, हमें परसेंटेज यील्ड मालूम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है। एक्चुअल तो हो गया ना, वो तो गिवन है। आइए ज़रा, जैसे हमने अभी इससे पहले थ्योरेटिकल यील्ड मालूम किया ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने यहाँ पे भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेके थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है। अच्छा, तो ये मैंने इधर लिखा भी है आपके लिए कि परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। तो इसलिए पहले क्या करोगे, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करोगे। एक्चुअल यील्ड तो ऑलरेडी दिया है ना, कितना है, 13.9 ग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मालूम करेंगे और सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना है और वो क्या है, 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होगा जब इसको हीट करेंगे और क्या बनाएगा, 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये बनाएगा। ठीक है, तो हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है। आप देखें ज़रा ऊपर, रिएक्टेंट का आपको क्या गिवन है, मास। जैसे इससे पहले मैग्नीशियम का मास गिवन था और हमने उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किए, तो इसी तरह आपको मास गिवन होगा, आपने उसके मोल कैलकुलेट करने हैं और वही सेम फार्मूला अप्लाई होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कॉपर कार्बोनेट का कितना है, 124 ग्राम पर मोल। क्या करेंगे हम, उसी तरह से ये वैल्यूज़ डिवाइड कर देंगे, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा और कितना आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट, यानी कि 24.8 ग्राम में कितने मोल्स हैं कॉपर कार्बोनेट के, 0.2 मोल्स। ठीक है, अच्छा, अब कॉपर कार्बोनेट के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट के, यानी कॉपर ऑक्साइड के मोल्स में। और उसका क्या, एक ही सोल्यूशन है, उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है और वो क्या है, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है और वो है कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई किया तो 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट, या हमें किधर से पता चला कि 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये इधर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट लिया तो उसने हमें 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया। ठीक है, फिर उसी तरह से हमने क्या किया, हमने अननोन को, नॉन वैल्यू को राइट साइड, लेफ्ट साइड पे लिया और अननोन को राइट साइड पे लिया। 1/1 करेंगे, यानी नॉन अननोन की वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉन स्पीशीज़ की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय गिवन नंबर ऑफ मोल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर देंगे तो 1 और 1 से वही बना जाएगा और कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट आ गए, कॉपर ऑक्साइड आ गए 0.2 मोल्स। लेकिन हमें मोल्स में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, ये एक्चुअल यील्ड किस में है, ग्राम्स में ना। तो ग्राम का तो मोल के साथ रेशो नहीं हो सकता, ग्राम का ग्राम के साथ रेशो होगा। आपको मैथ्स का ये रूल भी पता होगा कि सेम यूनिट्स का, सेम चीज़ों का हम रेशो लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम है तो ग्राम का ग्राम के साथ रेशो होगा, यानी कोई भी वैल्यू एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय वाई ग्राम, ये रेशो पॉसिबल है ना। ऐसा तो नहीं कि एक्स ग्राम और डिवाइडेड बाय वाई मोल, ऐसे तो नहीं पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मास इन ग्राम में और अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई होगा लेकिन रीअरेंज करके। रीअरेंज करेंगे हम तो मास या थ्योरेटिकल यील्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। और ये मोलर मास किसका है, ये कॉपर ऑक्साइड का है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि उसके हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो वो है। अच्छा, उसके मोल्स कितने आ गए हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर से, 0.2, और उसका मोलर मास कितना है, 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो पर मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा ग्राम और 80 मल्टीप्लाई 2 से 16 आ जाएगा। तो कितना थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आया, 16 ग्राम। किससे कैलकुलेट किया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, अब थ्योरेटिकल यील्ड भी पता चल गया, एक्चुअल यील्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो अब हम परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली
जो एक्चुअल यील्ड दिया है आपको क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर, जो अभी हमने कैलकुलेट की। ठीक है, तो कितना आपको एक्चुअल यील्ड दिया है, 13.9 ग्राम, ये एक्चुअल यील्ड दिया है। हमने जो कैलकुलेट किया थ्योरेटिकल यील्ड, वो 16, यानी कि बनना चाहिए था कितना प्रोडक्ट, 16 ग्राम, लेकिन बना कितना, 13.9 ग्राम। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक 16 ग्राम प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन मिला कितना, 13.9 ग्राम। यानी कोई कैलकुलेशन में, उसमें मेजरमेंट में या हैंडलिंग वगैरह में या साइड प्रोडक्ट बनने में क्या हो गया, रिएक्टेंट वेस्ट हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू क्या गई परसेंटेज यील्ड की, 86.87%, यानी कि जो एफिशिएंसी है रिएक्शन की वो खासी अच्छी है। 86.87 रिएक्शन की एफिशिएंसी अच्छी है, 90 के करीब करीब है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम ज़रा थोड़ा और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एमडीकेट रिलेटेड है। आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब ये है, मैंने आपको दिए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एमडीकेट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है एक टेस्ट में। पहला क्वेश्चन वो क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज डैश। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होता है, जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि इतना बनना चाहिए, तो वो एक्चुअल यील्ड से कम होता है या ज़्यादा। हमने भी बार बार क्या कहा कि, अच्छा, पहला ऑप्शन है लेस देन प्रैक्टिकल यील्ड, क्या ये प्रैक्टिकल यील्ड से कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड, या ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, क्या ये एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड एक ही चीज़ है ना, इसको हम तीन नाम लेते हैं। अब आप ये मत सोचे कि प्रैक्टिकल क्या होगा और एक्चुअल, जो एक्चुअल और प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल है तीनों एक ही चीज़ है। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि अलग अलग नाम इस्तेमाल किए हों, लेकिन ये सारे क्या है, इस सब का मतलब एक ही है कि एक्चुअल यील्ड है। अच्छा, बोथ आर इक्वल, और आखिरी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने कैलकुलेट किया कि इतना मिलना चाहिए, वो आइडियल वैल्यू होती है ना, लेकिन उतना मिलता तो नहीं है, उससे कम आ जाता है प्रोडक्ट। तो इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है, सही है, कि थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी। अच्छा, फिर जो 2025 के अभी लास्ट ईयर टेस्ट में, इंडिकेट के टेस्ट में क्वेश्चन आया है, वो क्या है, वो ये था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये वाला। कंसिडर द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 goes to 2NH3, ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है। अच्छा, फिर क्या बताया है कि इफ़ 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with 12 grams of hydrogen gas and produces 51 gram of ammonia, प्रोडक्ट कितना बना, 51 ग्राम। व्हाट इज़ द थियोरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, थियोरेटिकल यील्ड भी मालूम करो और परसेंटेज यील्ड भी मालूम करो। अच्छा, ये जो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, ये क्या है, एक्चुअल यील्ड। आपको क्या चीज़ दिया गया है, एक्चुअल यील्ड दिया गया है, और क्या चीज़ मांगा है, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मांगा है, और परसेंटेज यील्ड मांगा है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड चाहिए और थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। अच्छा, तो अब आप सोचोगे कि इसमें तो नाइट्रोजन का भी आपको वैल्यू दी गई है और हाइड्रोजन की भी, जबकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए तो उसमें सिर्फ एक स्पीशीज़ का मास दिया होता था। जैसे पहले मैग्नीशियम का दिया था, फिर बाद वाले में कॉपर कार्बोनेट का दिया था, उसी से हमने प्रोडक्ट के जो है तो थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट किया। तो अब आप सोचोगे कि इसमें हम कौन से वाले से हेल्प लेंगे, नाइट्रोजन वाले से या हाइड्रोजन वाले से। तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्ट जो है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है, कभी नहीं भूलना, क्योंकि देखिए इंडिकेट वाले ऐसे आपके माइंड के साथ खेलते हैं। वो ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड को आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है और एक एक्सेस रिएजेंट होता है। तो रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो वो सबसे पहले ख़त्म होगा। लिमिटिंग और एक्सेस पे मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लें कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को कैसे हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन में कौन सा है।
तो उसको अगर आपने देख लिया तो ये क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप अभी अभी के अभी खुद कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको कर लोगे, इसमें आप फाइंड आउट कर लोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और वो कैसे करोगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर दोगे और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर दोगे, फिर उसको प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से कंपेयर कर दोगे कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू, जो कि मैंने एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट की वीडियो में तफसील से बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आपने वो वीडियो देख ली। तो यहाँ से फिर आपको जब पता चल जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन लिमिटिंग है या नाइट्रोजन लिमिटिंग है, तो उसी के नंबर ऑफ़ मोल को आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल के साथ कंपेयर करना है। जब कंपेयर करोगे वो नंबर ऑफ़ मोल आपके पास आ जाएँगे, फिर उसको मास में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगा। ठीक है? और वो थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, वो 68 ग्राम है। तो जब आप क्या करोगे, 51 को 68 पे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। अगर आप चाहते हो कि आप इस मैं आपको इसके लिए जो है वो वीडियो बना के दूँ, या आपको ये मैं कंप्लीट बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी एमडीकेट के या जो बुक्स में दिए गए होते हैं वो सॉल्व करवाऊँ, या आपको कोई भी इसके सॉल्यूशन में हेल्प चाहिए या कंसेप्ट समझ नहीं आया, फर्दर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री क्लासेस ज्वाइन करें, आपको इंडिविजुअली हर एक बंदे को रीच आउट किया जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा। दिल लगा के पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे कभी न भागें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको उसको बहुत एहतियात के साथ हल करना होता है, सॉल्व करना होता है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक्स से हमेशा नहीं होता। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने, अब आपको तो ये पता था, मैंने बता दिया कि हम थ्योरेटिकल यील्ड को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं पता था ना कि हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट से किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, और यही ये डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है जिसमें बच्चे रह जाते हैं, वरना स्कोर तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इस टफ पोर्शन में जहाँ पे माइंड लगाना पड़ता है, कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपको कंसेप्चुअल अच्छे से पूरा कोर्स स्टडी करना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।